Hello everyone, welcome to S2S classes. Today we'll study about cell organelles. Please subscribe to our channel and like this video. So we have talked a lot about cells and the components of cell. So in the last class I told you about cell organelles. As our body has organs, in a similar way cells have cell organelles which perform various activities of the cell. तो जैसे हमारे अलग अलग ऑर्गन्स हैं, जैसे हैंड्स हैं टंग टेस्ट करने के लिए, वैसे ही अलग अलग ऑर्गेनल्स हैं जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं सेल के अंदर. तो एक एक करके हम ये डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट वन वी हैव इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. इसको हम ER भी लिख सकते हैं. अब एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बेसिकली दो तरीके के होते हैं. दे आर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स. They are of two types, rough endoplasmic reticulum that is denoted by RER and soft endoplasmic reticulum which is denoted by SER. Now this basic difference of rough and soft is that in any endoplasmic reticulum, if on its surface there are ribosomes present, we'll see what ribosomes are later. So if ribosomes are present on its surface, तो क्या होता है उसका टेक्सचर थोड़ा रफ हो जाता है, इसलिए हम उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं. और जिनके सरफेस पे राइबोसोम एब्सेंट होता है वो सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाते हैं. अब अगर हम इनके फंक्शंस पे जाते हैं, बिफोर फंक्शंस, दिस इज द डायग्राम ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो यू कैन क्लियरली सी दैट इट इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर. नाउ मूविंग अहेड ऑन टू द फंक्शंस. सो फंक्शंस, सबसे पहला जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन सिंथेसिस के काम आते हैं. नाउ प्रोटीन सिंथेसिस बेसिकली मीन्स प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन. ऑल्सो दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज अ होल अगर हम बात करें तो ये प्रोटीन प्रोडक्शन में ये काम आते हैं, लिपिड प्रोडक्शन में काम आते हैं, एंड ऑल्सो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है सेल का वो बाहर निकालते हैं. तो ये हमारा हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में. अब हम आगे बढ़ेंगे तो आते हैं गोल्जी अपैरेटस और गोल्जी बॉडी. सो अगेन ये भी फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर्स है जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं, और ये अलग अलग सैक लाइक स्ट्रक्चर्स एक के ऊपर एक स्टैक्ड होते हैं, और इन सबको कंप्लीटली हम सिस्टर्न्स बोलते हैं. तो ये सिस्टर्न्स हैं. अब इनका क्या रोल है सेल में? ये बेसिकली स्टोरेज एंड पैकेजिंग के काम आते हैं. ये सारा प्रोडक्ट स्टोर करते हैं अपने अंदर, जस्ट लाइक ऑल द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड लाइक प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ये स्टोर करते हैं. और पैकेजिंग इसलिए क्योंकि जो नॉर्मल सिंपल शुगर्स होते हैं उनको ये कॉम्प्लेक्स शुगर्स में कन्वर्ट करके स्टोर करके रखते हैं. तो दे आर बेसिकली स्टोरिंग एंड पैकेजिंग. नाउ मूविंग अहेड ऑन टू द नेक्स्ट, वी हैव लाइसोसोम्स. अब लाइसोसोम्स आर, you can say, the dustbin of the cell or the suicidal bag of the cell. So lysosomes, इनके अंदर एक एंजाइम होता है, और वो एंजाइम क्या करता है, जैसे कोई भी डेड या डिकेइंग सेल ऑर्गेनल है या कोई फॉरेन मटेरियल है तो वो एंजाइम उसको डाइजेस्ट कर देता है ताकि सेल को कोई हार्म ना और वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाए. बट किसी कंडीशन में अगर गलती से लाइसोसोम बर्स्ट हो गया सेल के अंदर तो पूरे सेल को भी वो डाइजेस्ट कर सकता है, इसलिए उसको सुसाइडल बैग बोला जाता है. तो ये हो गया लाइसोसोम के बारे में. नाउ मूविंग अहेड वी हैव chromoplast basically, or plastids we'll say, and under this chloroplast and chromoplast everything we'll see. So plastids we have. Plastids are basically of two types, leucoplasts and chromoplasts. So firstly we'll see leucoplasts. अब leucoplasts और chromoplasts दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? जो leucoplasts होते हैं वो कलरलेस होते हैं, जबकि जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो कलर्ड होते हैं. ये बेसिक डिफरेंस है. जो ल्यूकोप्लास्ट हो गए ये भी 3 टाइप होते हैं, और ये सारे स्टोरेज पर्पस के लिए यूज होते हैं जो भी ल्यूकोप्लास्ट हैं. बट जो क्रोमोप्लास्ट है, आप सब क्लोरोप्लास्ट जानते होंगे, क्लोरोफिल सुना होगा हमने प्लांट के लिए, द ग्रीन कलर पिगमेंट. सो ये क्रोमोप्लास्ट के अंडर ही आता है क्लोरोप्लास्ट विच कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल विच इज ग्रीन इन कलर. सो इसके अलग अलग, जैसे क्लोरोप्लास्ट का हम जानते हैं ये सनलाइट ट्रैप करता है, और इसी जगह पे क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही फोटोसिंथेसिस होता है. तो देयर आर वेरियस other uses of these plastids, like as I told you, leucoplasts are used for storing, chloroplasts are used for the process of photosynthesis, and similarly there are many more uses. Now moving ahead, we move on to the mitochondria.
This mitochondria, it is basically known as the powerhouse of the cell. Now why powerhouse? Because this generates energy. Okay, now energy, suppose there is some process happening. Okay, now let's take a real life example. Your mother has asked you to go to the market and buy sugar. How will you ask the shopkeeper? You need to say that you want 1 kg sugar or 2 kg sugar. You need to define the amount. So in a similar manner, if there is a process, you need to define the amount, that yes, you need so and so amount of energy, and that unit, or that unit which is used in a cell to depict energy, is known as ATP, that is adenosine triphosphate. So it is known as the energy currency of a cell. ATP is the energy currency of a cell. So this mitochondria, it produces ATP only. Now talking about mitochondria, it has its own DNA also. Okay, just like we saw in nucleus has DNA, that is the genetic composition of the cell. So this mitochondria that we are talking about, this membrane bound structure, it has its own DNA. So this was about mitochondria. Now moving ahead, we have the vacuoles. Now vacuoles, if we talk about, we'll first see there's a bit of difference in vacuoles present in a plant cell and in an animal cell. When we talk about plant cell, there is a very big vacuole which is centrally situated. And when we talk about the animal cell, the vacuoles, there can be more than one vacuoles and they are situated at periphery. Okay, now talking about vacuoles. Vacuoles is basically storehouse. Like whatever product is there, it will be stored inside the vacuole. Like in plants, the water, excess water, everything is stored inside vacuoles. And when we talk about animals, vacuoles are used for digestion also, just like in case of amoeba, which you have studied in previous class. They have food vacuoles. In a similar way, there are various uses of vacuole also. Now there is one more cell organelle that is generally not talked much about, which is known as the centriole. Okay, now centriole is basically their tubular structures which are visible only during the process of division of cell. There are two tubular structures which move to end both the ends of the cell during division. Okay, so this was about cell organelles. We will be discussing more of this in detail in the next class, and you can also refer to our app, that is S2S Classes app, for all the notes of whatever we have studied in this chapter. So thank you. Please like this video and subscribe to our channel.